चलो, ये बताओ कौन सा है, मेंस का है कि मेंस वाला है। चलो, क्वेश्चन नंबर 26। 26 चेन्नई। 27 दिल्ली आ गया। वेव वेवलेंथ का जो रेशो रहेगा उसका अपोजिट क्या रहेगा? फिर से वेव, अच्छा वेव नंबर, जो वेव नंबर का रेशो रहेगा वही एनर्जी का रेशो आ जाएगा, दिल्ली आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28। अच्छा, तो ये बताओ, पावर इक्वल है। पावर अगर इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ है? सेकंड में एनर्जी बराबर एमिट कर रहा है। अरे, एक अपने पास एक रेड बल्ब है और एक कौन सा बल्ब है मेरे पास बेटा? ये ग्रीन। ये ग्रीन हो गया और ये हो गया रेड। ये हो गया। अब दोनों की पावर, ये बताओ पावर क्या होता है? एनर्जी बाय टाइम, ये होता है कि नहीं होता है? अभी तो अगर पावर सेम है तो ईटी दोनों का सेम होगा कि नहीं होगा? ईटी रेड वाले का और ईटी ग्रीन वाले का सेम होगा कि नहीं होगा? अब मुझे बताओ, रेड की ज्यादा लेमडा ज्यादा होता है कि ग्रीन का? रेड का लेमडा सबसे बड़ा होता है। विप गए और जब अपन पढ़ते हैं तो लेमडा रेड, लेमडा ग्रीन, यही आएगा कि नहीं आएगा? अब मुझे बताओ, ये रेड की एनर्जी क्या होगी? नंबर ऑफ फोटोन ऑफ रेड, एच सी अपॉन लेमडा ऑफ रेड इक्वल्स टू एच, यहाँ पे क्या आएगा? नंबर ऑफ फोटोन किसके? ग्रीन के। एच सी अपॉन लेमडा ऑफ ग्रीन, यही होगा कि नहीं होगा? दोनों बराबर। एस सी से एस सी कट गया, कटा कि नहीं कटा? अब मुझे ये बताओ, मुझे क्या चाहिए? उन्होंने क्या पूछा है? यही तो पूछा है। अब क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ? लेमडा ऑफ ग्रीन अपॉन लेमडा ऑफ रेड इक्वल्स टू, यही आएगा कि नहीं आएगा? ये तो ये रेशो क्या है, वन से छोटा कि वन से बड़ा? ये है वन से छोटा, तो ये भी क्या होगा, वन से छोटा। तो एन रेड, ये आ जाएगा आंसर। अरे बराबर, आप तो ऐसे भी सोच सकते हैं, सिंपल है, बराबर एनर्जी चाहिए। बराबर एनर्जी चाहिए, जिसकी एक फोटोन की एनर्जी कम होगी वो फोटोन ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा। अरे मान लो मैं आपसे बोल रहा हूँ यार आपको 100 रुपये चाहिए, अभी तो 5 रुपये के सिक्के ज़्यादा चाहिए पड़ेंगे कि 10 रुपये के सिक्के ज़्यादा चाहिए पड़ेंगे? 5 के। पर 5 का ज़्यादा चाहिए पड़ेगा, क्योंकि आपको 5 से 100 रुपये बनाना है और 10 से 100 रुपये बनाना है। इतने कितने सिक्के? 20। और ये कितने चाहिए पड़ेंगे? 10। तो अगर एक फोटोन की एनर्जी ज़्यादा होगी तो नंबर ऑफ फोटोन की रिक्वायरमेंट क्या होगी? कम होगी। दोनों की पावर सेम है मतलब एनर्जी सेम है। अगर एनर्जी सेम है और मुझे अगर एक फोटोन है जिसकी एनर्जी कम है, एक फोटोन है जिसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो पर्टिकुलर एनर्जी की रिक्वायरमेंट के लिए ज़्यादा एनर्जी वाला फोटोन ज़्यादा चाहिए पड़ेगा, कम एनर्जी वाला ज़्यादा चाहिए पड़ेगा? कम एनर्जी वाला ज़्यादा चाहिए पड़ेगा। तो हम लोगों ने क्या देखा, तो आंसर क्या हो जाएगा? रेड वाले के नंबर ऑफ फोटोन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, ग्रीन वाले की कम होगी, तो बॉम्बे आ जाएगा इसका आंसर। चलो। हाँ, कौन सा? 20। लेमडा उन्होंने क्या बोला है? दिल्ली में क्या बोल रहे हैं? यही है ना? ये दिया हुआ है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट विल टेक प्लेस ओनली इफ, ये कंडीशन नहीं है ना, क्योंकि अगर मैं लेमडा अगर ये भी कर दूं, मान लो इससे छोटा रखना है, अगर मैं मान लो यहाँ पे अगर लेमडा वाई 3 भी कर दूं तब भी हो जाएगा। उसमें ओनली इफ लिखा हुआ है। कहने का मतलब क्या है कि अगर लेमडा इससे छोटा होगा तभी होगा, अगर लेमडा इससे बड़ा हो गया तो फोटो। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि यार लेमडा को, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि लेमडा किससे किससे छोटा होना चाहिए? 10 से।
10 से छोटा होना चाहिए। अब मैं 10 से छोटा अलग अलग चीज़ है, अब क्या ये इसका आंसर आएगा? ये इसका सबसेट है, लेकिन अगर किसी ने लैम्डा 6 रख दिया वो भी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट करा देगा। ओनली इफ लिखा हुआ है उसमें, इसलिए दिक्कत। ये बोलते पॉसिबल लैम्डा कौन कौन से, तब भी आपका डेली हो जाता। देखो क्वेश्चन पढ़ो, लास्ट में उन्होंने क्या लिखा, विल टेक प्लेस ओनली इफ। अगर हम लैम्डा को, आप खुद बताओ, अगर लैम्डा को मैं लैम्डा वाई अगर मान लो मैं इससे छोटा रखना है, मान लो इसको मैं लैम्डा वाई मान लो इसको अपन ने लैम्डा वाई 2 लिखा है, इसको मैं अगर लैम्डा वाई 4 रख दूं, ये तो उससे छोटा हो गया। मान लो लैम्डा को हमने रख दिया 3, सॉरी लैम्डा नॉट, ये इसको 1.5, ऐसा भी तो कर सकता हूँ मैं। ये भी तो अपना इससे छोटा ही है, ये भी तो अपना फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 29, 29 हो गया, चेन्नई आ गया। क्वेश्चन नंबर 30 बॉम्बे, 31 चेन्नई आ गया, 32 आगरा, 33 बॉम्बे, 34 आगरा, 35 चेन्नई, 36 बता दो क्या है इसमें। अरे यार क्या है इसमें, 2A गैस प्लस 5B गैस, E गैस प्लस 2D गैस। केमिकल रिएक्शन कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे हो रही हैं, तो ये तो अपन मोल को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं। उन्होंने क्या लिखा, कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम इज डबल व्हेन वॉल्यूम ऑफ ए इज टेकन। बी को अपन ने एक्सेस में लिया है, ध्यान देना, बी को अपन ने क्या लिया है, बी एक्सेस में लिया है। बी क्या लिया है अपन ने, एक्सेस में। मान लो अपन ने ये ले लिया बी अमाउंट में, ये अपन ने ए, एल आर कौन है, ये एल आर है। अब ध्यान सुनना, ये पूरा खत्म होगा, ये पूरा खत्म होगा कि नहीं होगा, ये कितना बनेगा, ये कितना होगा, बी माइनस, बी माइनस कितना होगा, 5A/2, इतना ही होगा कि नहीं होगा। और ये कितना बनेगा बेटा, ये बनेगा ए, ये बनेगा 2A। उन्होंने क्या बोला है, कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम इज डबल व्हेन वॉल्यूम ऑफ ए इज टेकन। अब इसमें अगर मैं देखूं तो यहां पे कॉन्ट्रैक्शन किसके रिस्पेक्ट में डबल बोल रहे हैं, ए के रिस्पेक्ट में बात की जा रही है कि ए के रिस्पेक्ट में जो कॉन्ट्रैक्शन है वो डबल है। अच्छा मुझे बताओ कॉन्ट्रैक्शन कितने का है, सबसे पहले बताओ इनिशियल वॉल्यूम कितना लिया हमने, ए प्लस बी, ये हमने लिया कि नहीं लिया, ये क्या है बेटा, इनिशियल वॉल्यूम। कॉन्ट्रैक्शन कैसे निकालते थे, कितना बन रहा है कितना कंज्यूम हो रहा है, बन कितना रहा है, ए प्लस 2A, इतना ये अपना फॉर्म हुआ कि नहीं हुआ। और रिएक्ट कितना किया, ए प्लस 5A/2, इतना ही रिएक्ट किया, इतना ये प्रोड्यूस हुआ, इतना ये रिएक्ट किया। देखो ये पूरा खत्म हो गया, ये इतना कम हुआ, ये बना, तो ये कॉन्ट्रैक्शन आ गया। तो कितना हो गया बेटा, 3A माइनस, ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 3.5A, 3.5A। कॉन्ट्रैक्शन कितने का आ गया, कॉन्ट्रैक्शन आ गया कितने का बेटा, ये अगर इसको हटाऊंगा तो ये बन जाएगा A/2 माइनस A/2, मतलब A/2 कम हो रहा है। उन्होंने क्या लिखा हुआ है, ए के डबल है क्या, ए के डबल है, नहीं है, ए के आधा है। वॉल्यूम ए कितना है, ए का ए लिया, और कॉन्ट्रैक्शन कितने का आ रहा है, A/2 का, ये आ रहा है कॉन्ट्रैक्शन। देखो कौन सा, अच्छा हाँ ये सही बोल रहा है, एक गड़बड़ हो गया, पूरी कहानी चेंज हो जाएगी फिर तो। ये 2 है तो हाँ ये A/2 आएगा, और ये ए बनेगा। वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन कितना लिखते हैं, कितना रिएक्ट कर रहा है, ए प्लस 5A/2, अपना रिएक्ट कर रहा है, और बन कितना रहा है, A/2 प्लस ए, इतना बन रहा है। ये कितना हो गया,
a+5a/2 -3a/2 कितना हो गया ये कट जाएगा तो 2a आ गया। सही हो गया पहला वाला, ए वाला सही हो गया। बी वाला क्या दिया, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इज मोर देन वॉल्यूम ऑफ बी टेकन इफ ए इज एक्सिस। अब हर एक उसमें निकालना पड़ेगा अपन को। अगर ए को मैं एक्सिस में ले रहा हूं, अब ध्यान देना, ए को एक्सिस में ले रहा हूं, ए और ये बी, ये खत्म हो जाएगा, ये कितना होगा a-2b/5। ये कितना बनेगा बेटा, b/5। ये बनेगा 2b/5। तो वॉल्यूम जो रिएक्ट कर रहा है वो कितना रिएक्ट कर रहा है, b यहां से और यहां से कितना रिएक्ट किया बेटा 2b/5। वॉल्यूम जो प्रोड्यूस हुआ है वो कितना हो रहा है, ये कितना हो जाएगा बेटा, इन दोनों का सम करो, सही लिखा है ना, सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 3b/5। तो वॉल्यूम में कॉन्ट्रैक्शन कितना हो जाएगा, जब भी हम कॉन्ट्रैक्शन निकाल लेते थे कितना रिएक्ट कर रहा है, ये कितना हो जाएगा बेटा, ये बन जाएगा अपना 5 और 2 7, 7b/5 -3b/5 4b/5। उन्होंने क्या बोला है, कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम इज मोर देन वॉल्यूम। ये बताओ कॉन्ट्रैक्शन कितने का आया 4b/5, मतलब 0.8b का कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, हमने लिया कितना है b, तो ये तो गलत हो गया। क्यों लेगे, बची हुई क्यों लोगे, क्या कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता था, कितना रिएक्ट कर रहा है वो, क्योंकि वो बची हुई है तो वो तो पहले भी थी बाद में भी है। वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन 20 ml बस 10 और 20, अब ये कर लेना, ये 10 है, ये कितना है, ये सॉरी ये 20 है। एल आर कौन आ रहा होगा, बी आ रहा होगा, बी एल आर आएगा, ये 4 ये 5, तो ये पूरा खत्म हो जाएगा। ये कितना खत्म होगा 10 -20 इंटू 2/5, तो ये बन जाएगा अपना कितना बेटा, ये बन जाएगा अपना 8। तो ये बचेगा और ये कितना बनेगा बेटा, ये बनेगा 20 × 1/5, ये 20 × 2/5, तो ये बन जाएगा अपना 4, ये बन जाएगा अपना 8। तो अपने ये बताओ बन कितना रहा है, बन रहा है अपना कितना बेटा, बन रहा है अपना कितना 12। रिएक्ट कितना किया 8, ये रिएक्ट किया 20, ये 28, 28 -12 कितना हो जाएगा, 28 -12 ये बन जाएगा अपना 16। ये 20 बोलना है, ये भी गलत हो गया। नो चेंज इन वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम में चेंज आएगा क्योंकि यहाँ पे 2 और 3 5 रिएक्ट करके 3 बना रहे हैं, वॉल्यूम तो चेंज होना ही होना है। 37 आगरा आ गया, 38 38 आ गया, 38 दिल्ली ना, 39 आगरा आ गया, 40 mass of solute in solution is always greater than its mole fraction। ये तो अपन को देखना पड़ेगा, मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन मोल फ्रैक्शन, ये तो अपन को निकालना पड़ेगा। तो अपन हर एक में लोगे तो नहीं हो पाएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन एक्वस सॉल्यूशन इथेनॉल मस्ट बी ग्रेटर देन ऑफ सॉल्यूट, ये तो सही है। ये पहला वाला सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, ऐसे अपन कैसे बोल सकते हैं। हाँ तो आंसर दिल्ली आएगा ना, क्या दिया है, पहला वाला गलत है, दूसरा वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 41 दिल्ली, 42 बॉम्बे, 43 क्या आ रहा है जल्दी बोलो। बेंजीन में 4 होते हैं, 4 4 8 12 13 14, चेन्नई आ जाएगा आंसर इसका। 43 का चेन्नई, 44 दिल्ली, 44 का दिल्ली आ गया, 45 चेन्नई। एंथ्रासीन जानते हैं क्या होता है, दो बेंजीन
तीन बेंजीन, दो बेंजीन को क्या बोलते हैं? नेप्थलीन, नेप्थलीन, नेप्थलीन। क्वेश्चन नंबर 46 हो गया। तीन, चार होगा, चार, कौन सा? हाँ, व्हाट वोल्टेज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द इलेक्ट्रॉन टू रेस्ट, में क्या लिखा हुआ है इन्होंने? 3.06 है, 3.06 देना पड़ेगा। वोल्टेज तो 3.06 आएगा अब, लेकिन वो सही बोल रहा है, वैसे राउंड अप करके चार आना चाहिए आंसर, क्योंकि मान लो अब ये क्वेश्चन राउंड अप का नहीं है। देखो अब अगर 3.06 से कम लगाओगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन 3 वोल्ट लगाओगे निकल लेगा। अब 3.06 तो अपन फिल कर नहीं सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, वैसे आंसर 3.06 होगा, 3.06। व्हाट वोल्टेज वुड बी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग दी, 3.06 या उससे ज़्यादा लगाना पड़ेगा। चलो देखते हैं इसका करना क्या है, छोड़ो। 3.06, वैसे वो सही बोल रहा है कि सर आंसर अगर 3 दूंगा तो 3 में तो इलेक्ट्रॉन निकल के भाग जाएगा। क्या? क्या? हाँ वही बोल रहा हूँ कि इंटीजर टाइप में उन्हें और कुछ लिखना चाहिए था। 3.06 को इंटू 100 करके लिखना चाहिए था। 0 4 थोड़ा ना दोनों होते हैं, सॉफ्टवेयर एक ही लेता है। चलो देखेंगे। चलो 46, 47 क्या है? हो गया। 48 0, 49 4, 4 आ गया ना? 50 7 आ रहा है। सेकेंडरी कार्बन एटम एंड टर्सरी, ये तो गिन लो यार, बताओ। सेकेंडरी कार्बन कितने आ रहे हैं? सेकेंडरी कार्बन तुम्हें मिल रहे होंगे सिर्फ 3, 1 2 3 4 मिलेंगे, 4। जो बीआर लगाए वो भी सेकेंडरी है, जो बीआर लगाए वो भी सेकेंडरी कार्बन ही है। समझ में आया? चलो टर्सरी हाइड्रोजन, टर्सरी हाइड्रोजन 3, 3 3 कौन कौन सी हैं? अरे भगवान, अरे बात नहीं, अरे यही है कि नहीं है? यही है ना कंपाउंड? कंपाउंड यही है। सबसे पहले ये बताओ हाइड्रोजन कहाँ कहाँ है, पहला क्वेश्चन मेरा यही है। पहले हाइड्रोजन तो देख लो कहाँ है, फिर काउंट करो। ये तो अपन मार्केट जाते तो एक पिक्चर लेके चलते ना कि यार ये से इस दुकान पे जाना है, ये खरीदना है, कि ऐसे ही मुंह उठाए चले जाते हैं। अपन हाइड्रोजन ढूंढ रहे हैं तो पहले ये तो देख ले हाइड्रोजन है कहाँ कहाँ। हाइड्रोजन कहाँ कहाँ है ये बताओ पहले। 3 हाइड्रोजन यहाँ है। क्या यहाँ हाइड्रोजन है? क्या यहाँ है? क्या यहाँ है? नहीं है। क्या यहाँ है? क्या यहाँ है? नहीं है। कौन बोल रहा है? यहाँ पे है, यहाँ पे है है। अब बताओ टर्सरी मतलब क्या होता है? 3 डिग्री। हाइड्रोजन का कुछ नहीं होता है, हाइड्रोजन सिर्फ कार्बन पर डिपेंडेंट होता है। हाइड्रोजन कार्बन का ऐसा दोस्त है, जो कुछ तुम बोलोगे वैसा चलेगा। कार्बन जो डिग्री का वही हाइड्रोजन की डिग्री। अब मुझे अगर टर्सरी 3 डिग्री ढूंढना है, 3 डिग्री कार्बन ढूंढना पड़ेगा। क्या ये 3 डिग्री कार्बन है? नहीं है। क्या ये है? नहीं है। ये
और कौन 3 डिग्री है? और कौन 3 डिग्री है? ढूंढना और बताना मुझे। ये डिग्री कैसे डिफाइंड होती है? कितने डिफरेंट कार्बन से कनेक्ट है, वही तो डिग्री होती है। चलो, ढूंढना, सोचना। चलो, पेपर 1, बहुत टाइम हो गया। पेपर 1 जल्दी निकालो। पेपर 2 में तो डाउट नहीं होंगे? है डाउट पेपर 2 में? पेपर 1, पेपर 2, पेपर 2। ये तो आप क्वेश्चन नंबर 17 बताना है। चलो, ए यार, चलो 17, अरे बात नहीं करो। 17, 17 देखो बेटा। ए गैस, ए, सुनो, जब अपन, बात नहीं करो, पीछे बेटा, उठाओ उसे, उठ जाओ प्यारे। हैं? घर पे इतना अच्छा बेड है, एसी है, कूलर है, वहां नहीं सोएंगे हम? कहाँ सोएंगे? ये टूटी फूटी टेबल पे। क्योंकि सर हम स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में। स्ट्रगल, स्ट्रगल क्या है? पहले गड्ढा खोदते हैं फिर उसको भरते हैं। क्या काम किया सर? गड्ढा खोदा फिर फिल किया, जीरो। तो सोने की कितनी, अच्छा तो घर से कोई बेस्ट जगह हो सकती है सोने की? नहीं, वहां नहीं सोएंगे, वहां अपन जगेंगे, रात रात भर जगराता करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। सोएंगे, सोएंगे कहाँ? गाड़ी पे बैठे होंगे उस पर लटक रहे होंगे, क्लास में आ गए क्लास में लटक रहे होंगे। क्या ये सोने की जगह है? नहीं है। क्यों? क्योंकि हम कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं, इस चक्कर में। बताओ, घर पे कितनी अच्छी सोने की जगह है, वहां सो रहे हैं क्या? नहीं सो रहे हैं। अब क्या है, क्लास में क्या है, सबसे बेस्ट जगह क्या है पढ़ने की? क्लास में। और यहाँ पे क्या करेंगे? मस्ती करेंगे, पढ़ाई करेंगे, सोएंगे। और घर पे क्या है? सोना खाना। वहाँ पे क्या करेंगे? पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे। समझ रहे हो ना? उल्टा। अपन, बोला गया है ऐसा जाएंगे ऐसा, फिर बोलेंगे सर रिजल्ट मेरा सही नहीं हो रहा। रिजल्ट भी तो ऐसे ही जाएगा फिर। तो अपन, क्लास में क्या है, क्लास में 3 1.5 घंटे 2 घंटे बैठ के अच्छे से सुनना है, पढ़ना है। अपन उसमें वही सब काम करेंगे जो नहीं करने चाहिए थे, फिर दिक्कतें होंगी। और एग्जाम में आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जब आप एडवांस का पेपर देने जाओगे ना, तो उसमें सरप्राइजिंग एलिमेंट बहुत मिलते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आपको पल्ले ही नहीं पड़ रहे होंगे कि आया कौन से टॉपिक से। एक दो बार सिर मारोगे क्वेश्चन में, तब समझ में आएगा यार इसमें ये करना है, इसमें ये करना है। तो उसी टाइप से अपन भी कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा करने की कोशिश करते हैं। तो अपन को उसमें दुखी नहीं होना है कि सर ये 3 क्वेश्चन मेरे पता ही नहीं चल रहा किससे आए हैं, क्या आया है। वो अपन क्या कर रहे हैं, वो अपन कर रहे हैं तैयारी एडवांस की, कि भाई अपना, अगर मुझे 4 क्वेश्चन ऐसे आ गए कि जो मुझे पल्ले ही नहीं पड़ रहे हैं, तो मेरा मोरल डाउन ना हो, तो उन 4 को छोड़ के बाकी में बनाऊं। क्योंकि कभी भी एडवांस का कट ऑफ 100% नहीं जाता है, ना गया है। टॉपर भी 2-3% छोड़ के लाता है। और जो बॉटम वाला होता है वो 10% में ही, 20% में ही निकल लेता है, 20% में हो जाता है सिलेक्शन। 350 के आसपास का होता है, 70-80 नंबर कट ऑफ जाता है। तो अपन, आपके पेपर में पूरे क्वेश्चन बन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। 2 3 4 क्वेश्चन अगर आपको ऐसे दिख रहे हैं कि यार ये तो पता ही नहीं कहाँ से आ गए, तो उनको देख के अपन को पूरा पेपर नहीं बिगाड़ना है। वैसे भी आप 4 क्वेश्चन आ गए, मान लो केमिस्ट्री में 4 क्वेश्चन आए, कितने नंबर के हुए? 12 नंबर के। 12 नंबर, 12 नंबर कम आने चाहिए, बाकी पूरे आने चाहिए। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये अपने एक रूटीन में फिक्स होना चाहिए कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आप अगर कुछ पूरा पेपर देने जाओगे, वो 10th वाला मामला नहीं है।
कि एक एक क्वेश्चन रटा रटाया आ रहा है, एकदम 3 घंटे में एकदम पूरा छाप के आ रहे हैं, वो नहीं होगा इसमें। इसमें क्या होगा कि जो भी अपने फेवरेबल कंडीशन वाले हैं वो नहीं होने चाहिए खराब, बाकी जो अनफेवरेबल है सबके लिए हैं, मेरे लिए हैं तो मेरे दोस्त के लिए भी होंगे। पढ़ा तो सेम है, सबने सेम किया हुआ है, तो उसमें ज्यादा दुखी नहीं बनाना है अपन को। जो चीजें बनती है, मान लो अपने पास 25 क्वेश्चन है, 25 में से 5 नहीं बन रहे हैं, टेंशन नहीं लो, 20 तो बन रहे हैं। तो हमें पेपर ऐसे करना है कि 20 सही हो जाए, अगर 20 सही होगा तो वैसे ही आप टॉप कर जाओगे। हम क्या करते हैं, उन 5 के चक्कर में पूरे निपटा देते हैं, तो 5 बन ही नहीं रहे, ये तो सर ने पढ़ाया ही नहीं, पता नहीं कहाँ से आ गया, क्या आ गया। बस क्या करते हैं, समझ में आया ना? दो चीजें हैं, जितना है उतने में खुश रहो या फिर थोड़ी सी कमी देख के दुखी रहो। तो वो अपन को सरप्राइजिंग एलिमेंट हर एग्जाम में मिलेंगे। अगर वो सरप्राइजिंग एलिमेंट नहीं मिलेंगे ना, तो अपनी मेंटलिटी मालूम क्या हो जाएगी? अपनी मेंटलिटी हो जाएगी पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने की, पूरे देखे दिखाए क्वेश्चन सॉल्व करने की। हुआ क्या, जब आप मेन एग्जाम देखने जाओगे तो एडवांस में तो चीज़ें रिपीट नहीं होती हैं, कॉन्सेप्ट भले ही रिपीट होते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, अपना दिमाग खराब हो जाएगा। पता चला यार केमिस्ट्री में तो 5-6 क्वेश्चन तो मैंने पढ़े ही नहीं है, पता नहीं है कहाँ से आ रहे हैं, पूरा सिर वही मारने लगोगे, टेबल वेबल तोड़ के आ जाओगे। तो अपन को वो कंडीशन डालनी ही नहीं है। अपन को तो ये डालना है कि जितना हमने पढ़ा है वो क्वेश्चन आए, वो नहीं छूटने चाहिए मुझसे। जितना आपने पढ़ा है वही क्वेश्चन बना लोगे तो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। आ रहे हैं, बन रहे हैं, और अच्छी बात है, गारंटी मैं ले रहा हूं, जितना आपने पढ़ा है उतने क्वेश्चन बना के आओगे, आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। और अपन क्या करेंगे, उन क्वेश्चन के चक्कर में बैठे रहे, यार ये क्वेश्चन नंबर 10th नहीं बन रहा यार, ये पता नहीं कहाँ से आया, मोल का है कि एटॉमिक का है कि जीओसी का है, किसका है पता ही नहीं चल रहा, उसी को 10-15 मिनट तक एकदम शोक में बैठे रहे, पूरे मौन में बैठे रहे, ऐसे ही कुछ नहीं करना है, ये कहाँ से आ गया। उससे अच्छा क्या है, नहीं आया छोड़ो छाड़ो दूसरा करो। क्योंकि वैसे भी अपने पास 3 घंटे में अपन वही क्वेश्चन अच्छे कर पाते हैं जो अपन से पहले से बन रहे होते हैं, कॉन्सेप्ट पता होता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो छूटने होते हैं, तो वो उनकी कैटेगरी में डाल दो। समझ में आया ना? तो ये सब नहीं करना है अपन को, इन सब चीज़ अपन को, जो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं वो अपन को इफेक्ट नहीं करने चाहिए। हाँ, एग्जाम के बाद घर पे आओ, घर पे देखो ये सर ने कहाँ से कराया, कैसे आया था, नहीं आया तो नेक्स्ट टाइम सर से पूछो, सर ये कॉन्सेप्ट कैसा था, मुझे पल्ले ही नहीं पड़ा था, ये सब चीज़ें अब वो अपनी चीज़ों में ऐड कर लो। वो अब नेक्स्ट टाइम अगर वैसा क्वेश्चन बनेगा तब अपन से बन जाना चाहिए। वैसे भी आप, ऐसा तो है नहीं कि भाई वो, मान लो पूरे क्वेश्चन, पूरे पेपर में 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको आउट ऑफ सिलेबस लग रहे हैं, तो 10 क्वेश्चन हटा दो। क्या आपके 90% आ रहे हैं? आ कितने रहे हैं? 40%, 35%। और हम गम क्या कर रहे हैं, सर वो 10 क्वेश्चन नहीं बने थे, चलो 10 हटा दो, बाकी के कहाँ गए? आप रिवर्स तो सोचो कम से। अब आपने क्या किया, उन 10-12 क्वेश्चन के चक्कर में पूरा पेपर निपटा दिया आपने। अगर वो आप 10 क्वेश्चन छोड़ के भी आते ना तो आराम से हो जाता आपका। तो अपन को ये, अपन हर 2 सप्ताह में पेपर क्यों देते हैं? यही मेंटलिटी सेट करने के लिए। कभी पेपर आसान भी आएगा, कभी टफ भी आएगा, कभी ऐसा भी होगा कि हमें लगेगा कि यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, फिर भी हमें करना है, उसमें ढूंढना है चीजें, अपनी फेवरेबल कंडीशन, स्ट्रगल करना है। बार बार बोल रहा हूं कि अपने दिमाग से ये 9th 10th वाली मेंटलिटी हटा दो। जो हम पढ़े हैं, जो हमारी नोटबुक में, वही हमारा एग्जाम में दिखेगा, हु बहू क्वेश्चन नहीं दिखने वाला, उससे रिलेटेड चीजें मिलेंगी। जितने जल्दी आप चीजें एडप्ट कर लोगे उतने जल्दी आप सही करना सीख जाओगे, अच्छा करना सीख जाओगे, रिलेटिवली बेटर होगा। हमें 10th की मेंटलिटी हटानी है कि सर वो एक चैप्टर में से 20 क्वेश्चन है जो पिछले साल आए थे वही इस साल आएंगे, थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ ऊपर नीचे करेंगे, वो नहीं है। अपन को समझो कि अपन कितना स्कोर कर रहे हैं। अपन कर रहे हैं 60%, 70%, 30% गलत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अब 30% गलत हो रहा है तो आपको मालूम है कि ये एग्जाम क्या है, एग्जाम ये आपका स्कोरिंग नहीं है। जो अपन जेई एडवांस का पेपर देते हैं वो स्कोरिंग नहीं होता है, वहां पे अपन को चीजें सेलेक्ट करनी होती हैं। कभी भी आप एग्जाम एडवांस का पेपर दोगे ना, कभी आपको टाइम कम पड़ेगा ही नहीं। क्यों नहीं पड़ेगा? आ ही नहीं रहा है। सही बोल रहा हूँ? कभी भी जो भी पढ़ने वाला बच्चा, उससे पूछना क्या भैया आपको, आप जब आप एडवांस का पेपर देने जाते तो क्या टाइम कम पड़ा था? बोलेगा कभी नहीं कम पड़ा, 2 घंटे में हो गया था, 2.5 घंटे में हो गया था, बस मैं तो छान रहा था एक आध और दिख जाए। क्यों कम नहीं पड़ता? क्योंकि चीजें सेलेक्ट करनी होती हैं उसमें। केमिस्ट्री का है, केमिस्ट्री में मान लो आपने 70% क्वेश्चन ही बनना है तो 70% करना होगा। मैथ में 60-70 बन रहा है, फिजिक्स में भी 60-70 बन रहा है, सर पूरा क्यों नहीं बन रहा है? होता ही नहीं, ऐसा एग्जाम सेट ही नहीं करते वो। ऐसा एग्जाम सेट होता है?
सर 99% वाले 1000 बच्चे आ गए 10th में। क्या ऐसा देखा है कि आपने देखा कि ऐसे बहुत कम बच्चे होते हैं? आप देखना, आप रैंकिंग उठा के देखना, रैंक 1 से लेके रैंक 1000 तक बहुत डिफरेंस आ जाता है नंबर का। तो अपन को पहले ये समझना है कि अपन जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो है कैसी, और अपन मेंटलिटी कैसी लेके चल रहे हैं। पता चला कि 100 मीटर की रनिंग है और अपन रिले टाइप का दौड़ रहे हैं। तो पता चला कि अपन को दौड़ना है कितना, 2 किलोमीटर अपन दौड़ रहे हैं 100 मीटर जैसा, तो भाई जीतेंगे ही नहीं। सबसे पहले तो आप ये देखो कि अपना ट्रैक है कैसा। ट्रैक 100 मीटर का है तो भाई स्टार्टिंग से ही तेज दौड़ेंगे। और अगर ट्रैक अगर अपना 10 किलोमीटर का है तो हम अलग टाइप की करेंगे। नहीं सर, हम तो दौड़ रहे हैं, चाहे 100 मीटर का हो चाहे 10 किलोमीटर का, हम तो सेम स्पीड से दौड़ेंगे तो निपटोगे। अपन को सबसे पहले जब भी अपन कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो अपन को उसका नेचर देखना होता है। 10th 12th के एग्जाम क्या होते हैं, स्कोरिंग। उसमें हमें एक एक क्वेश्चन बनाना होता है बोर्ड वाला। और जो अपन ये एग्जाम की कंपटीशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, इसमें क्या होता है, हमें एक एक क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के बनाना होता है। ये कोई गारंटी नहीं है कि आप 370 नंबर का पेपर दे रहे हो तो 370 का पूरा बनेगा। अगर पूरा बन रहा होता तो आप देखो उठा के कितना कट ऑफ जाता है सब्जेक्ट का, एक एक सब्जेक्ट का कट ऑफ कितना जाता है, तो आपको मालूम चल जाएंगी चीजें। उससे क्या होगा कि आपको एक मालूम चलेगा कि यार मुझे इस डायरेक्शन में तैयारी करनी है। और जबरदस्ती का डीमोटिवेशन नहीं लाना है लाइफ में। वैसे ही बहुत सारी चीजें हैं जो डीमोटिवेट कर रही हैं, एक और अपने आप से थोप लो, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। तो अपन जो जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अपन नीट वगैरह की तैयारी नहीं कर रहे हैं कि वहां पे सर 700 में से 720 में से पूरे, उस टाइप का एग्जाम नहीं है। अपन एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये सब चलता है। कभी आपके क्वेश्चन ऐसा लगेगा कि यार ये पढ़ाई नहीं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको सब कुछ आ रहा है, आंसर तक नहीं पहुंच पा रहे होगे। होता है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे होंगे यार ये तो मैं 2 बार किया था, लेकिन जब करने बैठ रहे हो नहीं हो रहा है एग्जाम में। वो भी होंगी अपने साथ, उसमें भी टेंशन नहीं लेनी है। वो नहीं हो रहा, दूसरा उठाएंगे। पूरे 3 घंटे तक अपन को स्ट्रगल करना है और डिमोरलाइज नहीं होना है। दूसरे नंबर का नहीं बना कोई बात नहीं, तीसरे का बनाएंगे, चौथे का बनाएंगे, पांचवे का बनाएंगे। कोई भी चीज़ दिल पे नहीं लेनी है। ऐसा नहीं कि यार ये तो मैं बना के रहूंगा बस। तो जैसे ही बना के रहूंगा ना, तो दूसरे क्वेश्चन निपट जाएंगे आपके, वो तो बन जाएगा, 3 नंबर ले आओगे। लेकिन बाकी का आपने दिल पे ले लिया कि ये क्वेश्चन बनाना ही है चाहे कुछ हो जाए। 15-20 मिनट से लगे हुए हैं एकदम सब, पूरा टाइम उसी को दे दिया, बस खुश होगा एकदम बना के। जब रिजल्ट आ रहा है तो नीचे देख रहे हो अपने आप को, 3 नंबर आए केमिस्ट्री में, और लिखा हुआ है सबसे टफ क्वेश्चन बना के लाया है ये बच्चा। नंबर तो उतने ही मिलने, समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ। तो प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी मेहनत है उतनी प्लानिंग भी इंपॉर्टेंट है। और अपने पास अभी अपन 11th में टाइम की बिल्कुल भी कमी नहीं है। आपके पास जितने भी रिसोर्स हैं यहाँ, इस कोचिंग का तो मिल ही रहा है, आपके भाई बहन किसी दूसरी कोचिंग में उनका मटेरियल वो लगाओ, आप तो कुछ भी करो, लगाओ बस। डाउट पूछ रहे हो, हम लोग हैं बताने के लिए। कमी नहीं होनी चाहिए। अपन को ये नहीं लगना चाहिए कि यार ये मूल कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, ये वाला मटेरियल, ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है, 10 टाइप के क्वेश्चन लगाओ, 10 बुक लगाओ, पूछो मुझसे। फिजिक्स में लगाओ, मैथ में लगाओ, पूछो बस, तुम पूछो तो। अपन क्या है, थोड़ा सा ही बना के तुम संतुष्ट होकर बैठ जाते हैं। जो जो चैप्टर होते जा रहे हैं, आपको जिसमें भी परेशानी है, आपको टाइम मिल रहा है, आपको आपको देखो कभी ये नहीं सोचना है कि मुझे 3 घंटे इकट्ठे मिलेंगे तब मैं ये बुक का स्टार्टिंग करूंगा। आपको अगर स्टडी के बाद आपके पास आधा घंटा बच रहा है, उसमें भी आप आधे घंटे 5-10 क्वेश्चन लगाओ। हर दिन आपको आधा घंटा मिल रहा है, उतने में टाइम लगाओ। लेकिन आप बुक लगाओ, मटेरियल लगाओ, उससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस अप होता है। आपने एक नया टाइप का क्वेश्चन लगाया, बन गया, तो अपने आप आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि यार चलो यार ये भी मुझसे बन रहा है। दूसरा लगाया, वो भी बन रहा है। उसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेंगे, तो एग्जाम में नए टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे, तो आपको अपने आप मोटिवेशन रहेगा कि यार इस टाइप के क्वेश्चन तो मैं बना लेता हूँ। मूल कॉन्सेप्ट में या पीरियड टेबल में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए मैं बना ले जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जब मैं बुक लगाता हूँ बन जाती हैं चीजें, वहीं से तो कॉन्फिडेंस आता है। तो अपने पास जो भी टाइम बच रहा है उसका यूटिलाइज करो। जिस दिन आपकी छुट्टी होती है उस दिन अपन को घूमना नहीं होता, उस दिन अपन को और टाइम यूटिलाइज करना होता है। घर में एकदम शेड्यूल बना लो कि भाई हाँ आज वीक ऑफ है, वीक बीच में एक छुट्टी है, सैटरडे की छुट्टी है, संडे की छुट्टी है। उस दिन आप पूरा टाइट शेड्यूल बना के रखोगे, यार इतने घंटे मुझे ये करना है, इतने घंटे ये, 2 घंटे मुझे बैकलॉग कवर करने, ये करना है। पूरा अपना एकदम फिक्स होना चाहिए। नेक्स्ट डे छुट्टी आएगी उसके अकॉर्डिंग करो आप, अपने आप चीजें अच्छी होंगी। लेकिन अपन को प्लानिंग करनी पड़ेगी। बिना प्लानिंग के बैठ गए, कल छुट्टी है, बैठे हुए हो, आधे घंटे सोचने में ही निकाल दिया, फिर आधे घंटे फिर ये 5 मिनट मैथ पढ़ी, मैथ में 2 क्वेश्चन नहीं बने, केमिस्ट्री उठा ली।
केमिस्ट्री नहीं बनी, फिजिक्स उठा ली, आज दिन अच्छा नहीं है, बंद करके बैठ गए, कल पढ़ेंगे। बस दिन तो कभी अच्छे नहीं आने वाले ऐसे करोगे तो। समझ में आया ना? तो प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने अगर 10th पास कर ली तो हर एक बच्चा एडवांस के लिए एलिजिबल है, मेरा ये मानना है। अगर आपने 10th में 50-60% ले आए ना, मतलब अपने पास इतना ब्रेन है, सबका ब्रेन लगभग बराबर ही होगा, कुछ नहीं है उसमें, सब सेम चीज़ें खा पी रहे हैं, तो कुछ ऐसा नहीं है कि बादाम बादाम खाने से ये हो रहा है वो हो रहा है। समझ में आया? सब सेम है। बस मैटर क्या कर रहा है, जो बच्चा अच्छा कर रहा है उसने सोच के रखा है कि मुझे अच्छा करना है, और जो बच्चा अच्छा नहीं कर पा रहा है उसने अंदर से ही मान लिया है कि यार मैं गधा हूँ। जब आपने खुद को ही गधा मान लिया तो दूसरा तो गधा बोलेगा ही बोलेगा, नहीं बोलेगा? समझ में आया? तो अगर बस ये है कि बस कुछ टॉपिक ऐसे हैं कि आपको बन नहीं रहे हैं, कुछ ऐसे जो बन रहे हैं, जो नहीं बन रहा है उन पे अपन को मेहनत करनी है, बार बार लगे रहना है, करना है, हो जाएगा। अभी अपन इस सिचुएशन में नहीं है कि अपन गिव अप कर दें, गिव अप वाली कंडीशन होती नहीं है कभी लाइफ में। लाइफ में गिव अप कब होता है, जब अपन मान लेते हैं अब मुझसे नहीं होने वाला। इतना सा टाइम भी एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है लाइफ में, जहाँ पे आपने देखो कभी कभी सिचुएशन में आप फंसे होगे, आपने जैसा सोचा होगा कि मैं छोड़ देता हूँ, वो वहीं से चेंज हो जाती हैं चीज़ें। कभी आप जैसे फंसे होगे, यार छोड़ो यार ये नहीं बन रहा है, छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी आप थोड़ा और मेहनत करते हो, चीज़ें बनने लगती हैं, और उसी टाइप की चीज़ें अपन को दूसरी जगह मिल जाती हैं, तो अपन को लगता है अच्छा रहा मैंने नहीं छोड़ा था। ये होता है बहुत बार, ऐसे ही अभी भी होगा। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं करना होता है, कंटिन्यू चीज़ें करनी होती, हो जाता है। आप थोड़ा ना पहले पहले बच्चे हो जो पहली बार जेई की तैयारी कर रहे हो, हर साल बच्चे करते हैं, हर साल बच्चे अच्छे करते हैं, और आपसे खराब खराब बच्चे अच्छे करते हैं, जिनका मतलब लेवल भी डाउन था लेकिन वो 2 साल में बहुत अच्छा करके निकल जाते हैं, क्योंकि वो उनको मालूम है कि भाई मैं लगाऊंगा तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना भाई। अपन 2 साल मेहनत करेंगे तो ऐसा तो है नहीं कुछ नहीं मिलेगा, कुछ तो मिलेगा। सोना नहीं मिलेगा, चांदी मिल जाएगी, चांदी नहीं मिली, लोहा तो मिलेगा कम से कम, कुछ तो मिलेगा, कुछ तो हाथ लगेगा। ऐसा तो नहीं कि भाई खाली असर 2 साल पढ़ रहे हैं कुछ ही नहीं हो रहा है लाइफ में, बर्बाद हो गए, कभी नहीं हो गए बर्बाद। बस मेहनत करते रहना है। थोड़ी बहुत परेशानी है, टीचर से मिलो, टीचर से पूछो, गिव अप नहीं करना है। गिव अप कर दिया ना बस, अब क्या गिव अप करोगे? सर एक काम करते हैं, ये तो जेई समझ में नहीं आ रहा है, ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं। देखो हमेशा ध्यान रखना बेटा, लाइफ में जितने ज़्यादा आपके पास वो होंगे, जितने ज़्यादा आपके पास ऑप्शन होंगे उतने कम सक्सेस होने के चांस, समझ लेना ध्यान में। अगर आप ऑप्शन ज़्यादा रखोगे तो सक्सेस होने के चांस कम, क्योंकि फिर दिमाग में रहता है छोड़ो ये नहीं ये कर लेते हैं, ये नहीं ये कर लेते हैं, तो फिर क्या होगा, जो काम कर रहे हो उसमें आप 100% नहीं दे पाते हो। ऑप्शन कम रखो, जो भी आपने सोचा है उसी में लगे रहो बस। जितने ज़्यादा आप ऑप्शन रखोगे ना उतने ज़्यादा सक्सेस होने के चांस खत्म। क्योंकि छोड़ो यार अब जेई नहीं हो रहा, मेंस कर लेते हैं, मेंस छोड़ो 12th कर लेते हैं, ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं। लाइफ में हमेशा ध्यान रखना, आपने जो सोचा है वो हो जाएगा बस, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कैसे होगा, नहीं होगा। ये चीज़ें ध्यान रखो बहुत। अरे अपन जो पढ़ रहे हैं बहुत आसान है, अपन को अभी रियलाइज नहीं हो रहा, धीरे धीरे जब अपन पढ़ते जाएंगे तो अपन को आने लगेंगी चीज़ें। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी होती है, टेंशन देनी होती है। किसको? टीचर को। क्यों टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, टेंशन लोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। आइए बताओ, क्वेश्चन नंबर 17। ए और बी गैस दी गई है, टू गैस सीओडी, इडियोमेट्रिक ट्यूब, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर। उन्होंने क्या बोला है? वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ये बोला है। अच्छा तो वॉल्यूम में चेंज कब नहीं होगा? जितना रिएक्ट करेगा उतना ही बन जाए तो क्या चेंज होगा? नहीं होगा। अभी मान लो अगर मैं इनको स्टाइको में आपको बताया था कि अगर ये ए वॉल्यूम ले लूं ये बी ले लूं तो ये सी बनेगा कि ये डी बनेगा कि नहीं बनेगा? स्टाइकोमेट्रिक अमाउंट में मोल रिएक्ट करते हैं वॉल्यूम, तो ए प्लस बी किसके बराबर हो जाए? सी प्लस डी। तो क्या कोई वॉल्यूम में चेंज आएगा? नहीं आएगा, पहला वाला हो गया। एवरेज मोलर मास में इंक्रीज और डिक्रीज इफ ए और बी प्रेजेंट ऑन लिमिटिंग अमाउंट। क्या एवरेज मोलर मास चेंज होगा? नहीं होगा। बताओ एवरेज मोलर मास चेंज होगा क्या? नहीं होगा। अच्छा बताओ एवरेज मोलर मास आप क्या लिखते थे? वेट अपॉन, ये बताओ अपन जब एवरेज मोलर मास निकालते थे आपको मोल में सिखाया था तो ये करते थे, देंगे एवरेज मोलर मास इक्वल टू वेट अपॉन मोल्स, यही करते थे कि नहीं करते थे?
ये बताओ जितना ये रिएक्ट कर रहा है उतना ही ये बन रहा है, तो मोल्स कांस्टेंट है कि नहीं है? तो एवरेज मोलर मास भी कांस्टेंट हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। बे दूसरा वाला गलत है। वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर रिमेन सेम, चेन्नई वाला सही है। टोटल मोल्स ऑफ द कंपाउंड मिक्सचर विल बी चेंज, गलत है। टोटल मोल थोड़ा चेंज होंगे। आंसर आ जाएगा आगरा चेन्नई। आगरा चेन्नई। ये केस में सिंगल सिंगल नहीं थे। अरे क्वेश्चन नंबर 18 कौन सा? आगरा, बॉम्बे, चेन्नई। चेन्नई सब मल्टीपल है क्या इसमें? अरे तो मजा आ गया। आगरा, तभी मैं सोच रहा हूँ कि इतना शौक में क्यों बैठे हुए हैं लोग। आगरा, बॉम्बे, चेन्नई। चलो बताना है क्या? नहीं बताना। क्वेश्चन नंबर 19। अरे इसमें क्या बताना है? अब सुनो, बात नहीं करो, देखो यहाँ पे। आज लग रहा है पढ़ नहीं पाएंगे अपन। सुनो, बात नहीं करो बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? अब ध्यान देना बेटा। ये बताओ सिल्वर सॉल्ट कितना बन रहा है? 0.5 मोल। अरे 0.5 बना कि नहीं बना? और एजी कितना ऑब्टेंड हो रहा है? जो रेसिड्यूअल है वो कितना बन रहा है? अरे ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये तो दिया है। अब ध्यान दो बेटा, यहाँ पे सिल्वर सॉल्ट अपने पास ही आया, तो ये बताओ यहाँ पे सिल्वर के मोल कितने हैं? सिल्वर के मोल कितने हैं? मोल ऑफ एजी। बात नहीं करो बेटा। मोल ऑफ एजी कितना हो जाएगा? 216 डिवाइडेड बाय 108। 2 आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? आ गया। अब यहाँ पे ध्यान देना, एक्चुअली हो क्या रहा है इसमें। ये बताओ जितने सिल्वर यहाँ हैं उतने सिल्वर यहाँ होंगे, मतलब इस कंपाउंड में कुछ सिल्वर लग गए, ये इसके साथ रिएक्ट किया और ये कुछ बन गया अपना। अब ध्यान देना, यहां पे क्या बोल सकता हूं? मोल ऑफ एजी इक्वल टू क्या बन जाएगा? मोल ऑफ सिल्वर सॉल्ट इनटू उसके अंदर एटोमिसिटी। एटोमिसिटी कितनी मान लो? यहाँ पे एन है, देखो होगा क्या, ये एच हटेगा, एजी इसकी जगह लग जाएगा, एन आ जाएगा। और ये किसके बराबर है? 2 के बराबर। ये किसके बराबर है? 2। मोल ऑफ सिल्वर सॉल्ट कितना है? 0.5 इंटू एन इक्वल्स टू 2। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई? 4। 4 आ गई कि नहीं आ गई? अरे ये सॉल्ट बनाना है, ये हट जाएगा, ये बन जाएगा अपना CH3 CH C डबल बॉन्ड O AG। ये माइनस ये प्लस C2H5। सॉल्ट कैसे बनता है? कैटायन, ये एनायन, H हट गया। कौन सा? कौन सी ब्रांच को रिप्लेस नहीं करेगा? यहाँ पे ये एन है तो एन एन ये है तो एजी भी एन लग जाएगा। कौन सा CH3 हट जाएगा? ये तो आयनिक कंपाउंड है ना, ये प्लस है ये माइनस है। चलो आंसर तो पहला आ गया ए। अब क्या करोगे? 4 आ गया। ये जो सिल्वर सॉल्ट बन रहा है
सिल्वर सॉल्ट क्या बन रहा है वैसे? होल 4 C2H5। इसका मोलर मास निकालना बेटा, कितना आ रहा है? मोलर मास निकालो कितना आ रहा है। Ag कितने होगा? 4। 108 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा? कितना? 432। 432 तो Ag हो गया। कार्बन कितने? बात नहीं करो यार। कार्बन कितने हो गए बेटा? ये कितने हो गए? 5। 5 20 ये हो गए। और 2 ये कितने हो गए? 5 कार्बन तो यहाँ निकले हैं मुझे। नहीं सॉरी, कितने हो गए ये? 2 8 तो 10 और एक 11। 11 इंटू 12 यही आएगा कि नहीं आएगा? 11 इंटू 12 प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। 2 नहीं है, कितने हो जाएंगे? 8। 8 इंटू 16। हाइड्रोजन कितने हो गए बेटा? हाइड्रोजन हो गए ये कितने? 4 हाइड्रोजन यहां से निकलेंगे, 4 मल्टीप्लाई करोगे 4 और एक 5। 5 और 5 10। 10 आ गए। देखो ये सम करो कितना आ रहा है। 11 इंटू 12 कितना होता है? कितना? 132। 18 इंटू 6 16 इंटू 8 128 प्लस 10 कितना हो रहा है? 8 और 2 10 और 2 12। 3 और 3 6, 2 8 और 1 9। 9 और 1 10। 4 5 6 और 1 7। 700। अरे रुक जाओ, कहीं कुछ गड़बड़ कर दिया हो, टेंशन क्यों ले रहे हो? हाइड्रोजन देखो एक मिनट। 5 2 4 ये हुई, 4 और 3 7। एक मिनट, हाँ गड़बड़ हुआ है काम। हाँ ये बताओ, एजी तो सही हो गया। 108 इंटू 4 कितना हो गया ये? 432 हो गया। अब कार्बन, कार्बन कितने हो गए बेटा? 2 ये हुए 8 एक 9। 9 और 2 11 ये सही है। अच्छा सी, अरे यार 12 इंटू 12 हो गया 144। 432 144। और ऑक्सीजन कितने हो गए? ऑक्सीजन तो सही है 128। ऑक्सीजन तो सही है ना, 8 ही है। हाइड्रोजन कितने होगा जल्दी बताओ? 5 और 5 10। 10 और 4 14। 18। एक आ गया। 7 8 9 10 11। 4 5 6 7 देखो आ गया। चलो हो गया। आंसर क्या हो गया? सुनो, ये बता रहा हूँ देखो, मालूम है मैं क्या करता? मुझे भी नहीं, मैं भी आपके टाइम पे अगर 11th में होता तो मुझे इतनी बड़ी इक्वेशन पता नहीं होती। मैं फिर कुछ ना कुछ करके, देखो टाइम तो आप पे बचा होगा, तो मैं क्या करता, कुछ कुछ एन की वैल्यू 4 करके मैं हिट एंड ट्रायल करे कुछ ना कुछ एक्सप्लेन, कुछ ना कुछ निकालने की कोशिश करता मैं। जब भी अपने पास इस टाइप के क्वेश्चन आए, अपने पास टाइम, ये आपको दिख रहा है कि यार इस टाइप कुछ नहीं बन रहा है, इसको पहले अटेम्प्ट में छोड़ो। जब सेकंड अटेम्प्ट में अपने पास टाइम बच रहा है, थर्ड अटेम्प्ट में, तब अपन कुछ कुछ करने की कोशिश करो कि यार ये सॉल्ट कैसे बनता है। फिर मैं ध्यान करता है कि यार जब भी सॉल्ट बनता है तो एसिड का एनाइन बनता है, एसिड का एनाइन सॉल्ट। अरे सॉल्ट NaCl बनाते हो, बात नहीं करो पहले आप बताओ, NaCl बनाते हो तो Cl नेगेटिव कहाँ से आया था? HCl से आया था। तो यार थोड़ा थोड़ा मैं सोचता कि यार जब भी मैं सॉल्ट बनाता हूँ तो एसिड का H हटा देता हूँ, और ये एसिड दिया हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये मैं हटा देता, यहाँ नेगेटिव बनता, और इस नेगेटिव को एजी से चिपका देता, सॉल्ट बन जाता। थोड़ी थोड़ी अप्रोच में, ऐसा नहीं है कि मुझे हर एक चीज पता है। बार बार मैं बोल रहा हूं कि अपने पास टाइम इतना कम रहता है कि अपन हर एक चीज एलोबरेट करके नहीं पढ़ सकते, लेकिन अपन बहुत सारी कॉमन सेंस से अपन उस टाइम क्वेश्चन में लगा सकते हैं, अगर थोड़ा सा अगर अपन सोचे तो। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, आगरा दिल्ली आ गया? क्या हो गया?
विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन कंटेन्स सेम मोलर कंसंट्रेशन? मोलर कंसंट्रेशन किस किसकी सेम है ये पूछ रहा है ना। अरे यार ये तो जान ले लेगा क्वेश्चन। 20। अरे बात क्यों कर रहे हो यार? ये बताओ ए वाला ऑप्शन क्या है? चलो आंसर लग जाएंगे, पेपर निकालो तो किसका है। जिसको डाउट है क्लास के बाहर पूछ लेना। समझ में आया? चलो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले सुनो, अगर आप पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हो तो मैं डबल नहीं पढ़ाने के लिए इंटरेस्टेड हूँ। समझ में आया ना? अगर आपसे चीज़ें बन रही हैं तो डिस्कस करेंगे, नहीं करके आया तो वो अलग चीज़ है। आप सोचो कि मैं पीछे बैठ के बात करूं सर यहाँ पे टाइम पास करते रहें, वो नहीं होगा। और नेक्स्ट क्लास में मैं दोनों पेपर के सॉल्यूशन चेक करूंगा। नेक्स्ट क्लास जो मेरी होगी ना, कब है? परसों होगी। दोनों पेपर के सॉल्यूशन चेक कर लूंगा, बना के लाना। समझ में आया? पेपर 1 पेपर 2। चलो कहाँ तक पढ़ा था बेटा अपन ने? आंसर आपके बाहर लग जाएंगे, बाहर चेक कर लेना। हो जिसको भी डाउट हो तो पर्सनली पूछ लेना मुझसे। और अब पेपर डिस्कस नहीं होगा, हो चुका है एक बार। हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था बेटा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तक पहुंच गए थे। अब देखो हम लोग बात कर रहे थे फोर एटॉमिक मॉडल की। किसकी बेटा? फोर एटॉमिक मॉडल। बहुत इंटरेस्टिंग मॉडल था। देखो बोन ने क्या बात नहीं करो पहले। बोन ने अपने कुछ टैगलाइन दिए थे कि भाई जब भी मेरे यहाँ आओगे तो मेरे नियम कायदे मानने पड़ेंगे। क्या माना उन्होंने? सेंटर में न्यूक्लियस है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब वही हैं, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं, सर्कुलर पाथ की एनर्जी फिक्स है। उन्होंने एनर्जी लेवल, ऑर्बिट और सेल उन्होंने बोला। जब इलेक्ट्रॉन इस सेल में रिवॉल्व करता है तो एनर्जी ना तो लूज करता है ना गेन करता है। जब इलेक्ट्रॉन का मन कर रहा है कि मुझे एक सेल से दूसरे सेल में जाना है तो इलेक्ट्रॉन जब भी ट्रांजिट करेगा तो अगर लोअर से हायर एनर्जी एब्जॉर्ब, हायर से लोअर एनर्जी एमिट, वो कितनी एनर्जी एमिट करेगा, एब्जॉर्ब करेगा? जितना वो सेल के डिफरेंस के बराबर है। पर उन्होंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है तो उससे कुछ ना कुछ एंगुलर मोमेंटम एसोसिएट होगा। उसको क्या बोला था उन्होंने एंगुलर मोमेंटम को? NH/2 पाई। और जो क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग क्या होता है? MVR। MVR ये बोर्न ने दिया था, ये क्लासिकल फिजिक्स से आया MVR। कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा तो एंगुलर मोमेंटम उससे MVR एसोसिएट होगा। ये हो गया। यहां तक उन्होंने बात की थी। उन्होंने फिर लास्ट में बोल दिया, ऐसे लिखा था ना 90% डिस्काउंट, और फिर यहाँ स्टार लगा होता है। ऐसे ही उन्होंने बोला कि ये सब ठीक है, स्टार क्या लगा दिया बोर्न ने? ओनली H+, ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉनिक। ये जो अपन ने पढ़ा है ना सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए, इसके लिए सिंगल। अपन लास्ट में बात करेंगे मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए क्यों नहीं कर रहे हैं। अभी उन्होंने क्या बोला? स्टार लगा दिया एक छोटा सा कि ये जो मेरा मॉडल है किसके लिए? ऐसा एटम या स्पीसीज जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए एप्लीकेबल है। तो ये हम लोगों ने देखा था। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था कि भाई इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस में रिवॉल्व कर रहा है, ये अपने पास न्यूक्लियस हो गया, और न्यूक्लियस में कितना माल रहेगा? Z/E। कितना रहेगा कि नहीं रहेगा? Z क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, और E क्या है? चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो ये अपन ने, और मान लो अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व कर रहा है। इलेक्ट्रॉन कहाँ रिवॉल्व कर रहा है? यहाँ। और ये कौन सा है बेटा? nth ऑर्बिट मान लो। क्या मान लिया अपन ने? nth ऑर्बिट। तो nth ऑर्बिट है तो हम लोगों ने क्या बोला कि यार ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो ये डिस्टेंस Rn, और जो स्पीड से जा रहा है उसको क्या बोल दिया हम लोगों ने? Vn, स्पीड Vn। तो इस इलेक्ट्रॉन पे दो टाइप के फोर्स लगते हैं। एक अंदर के साइड फील करता है, एक अंदर के साइड इलेक्ट्रॉन एक अंदर के साइड फोर्स फील करेगा, तो हम लोग क्या बोलते हैं? Fe, इलेक्ट्रोस्टैटिक। और एक क्या होता है, जब भी कोई सर्कुलर पाथ में चीज रिवॉल्व करती है तो एक नेट फोर्स बाहर के साइड आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल, FC।
ये अपन ने बताया था, ये क्या होता था, एम वी स्क्वायर बाय आर, वी स्क्वायर बाय आर। और अपन ने फील भी किया था कि मान लो अपन ऐसे सर्कुलर पाथ में जा रहे हैं, अपन जितनी स्पीड से जाएंगे उतनी स्पीड से अपन देखो बाहर के साइड एक फोर्स लगता है। जब आप गाड़ी में बैठे होते हो तो कहाँ भाग रहे हो, बाहर के साइड भाग रहे होते हो। जब आपने देखा कि जब आप फोर व्हीलर में या बाइक में बैठे हुए जब आप ऐसे मुड़ते हो तो क्या होता है, फोर्स लगता है कि बाहर की साइड ऐसे पकड़ के बैठ जाते हो, पकड़े नहीं चल जाते हो बाहर, होता है कि नहीं होता। तो आपने कभी देखा होगा कि एक एक पत्थर को आप उसमें बांधना रस्सी में और ऐसे ऐसे घुमाना, क्या होता है, तो जैसे ही आप रस्सी छोड़ोगे निकल के भाग जाएगा। क्यों भागा निकल के, जैसे आपने क्या किया, ऐसे मान लो ये आप यहाँ पे ये पत्थर है, स्टोन लिया और ऐसे ऐसे आप घुमा रहे हो, ऐसे ऐसे घूमता है कि नहीं घूमता, ऐसे ऐसे घुमाते रहते हो। जैसे ही रस्सी टूटती है क्या होता है, जैसे ही टूटती है वैसे ही भागता है, पंखे में लग जाएगा, दीवार में लगेगा, ट्यूबलाइट फूट जाएगी, ऐसे आप घुमाना। अब ये बताओ ये ऐसे ही क्यों भागा, क्योंकि यहाँ का फोर्स खत्म हो गया, रस्सी टूट गई। अब इस साइड अब हुआ क्या, ये भागेगा बाहर की साइड, बाहर की साइड एक फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा। तो अब यहां पे अगर हम लोग बात करें तो एक बाहर के साइड एक नेट फोर्स लग रहा है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम वी स्क्वायर बाय आर। और ये एक अंदर के साइड लग रहा है जिसका हम मैग्नीट्यूड क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, के जेड ई। ये तो न्यूक्लियस को हो गया, ये इलेक्ट्रॉन को हो गया, अपॉन आर एन का होल स्क्वायर। तो यहां से ये माना गया कि भाई बोन ने तो सही बोला है यार, ये जिस अगर इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहां से ये खींच रहा है, बाहर की साइड ये फोर्स लग रहा है, तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करके रखे हुए हैं। अगर ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन को बैलेंस किए तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, दन दनादन घूमता रहेगा सर्कुलर पाथ में। तो यहीं से हम लोग अब क्या करते हैं, चीजें कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास क्या है, एक अपने पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और एक अपने पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो मेरे पास एक इक्वेशन, पहली फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, एक फर्स्ट इक्वेशन थी एन एच अपॉन 2 पाई इक्वल्स टू एम वी आर। ये कौन सा था, एंगुलर मोमेंटम की, किसकी थी बेटा, एंगुलर मोमेंटम। इसको अपन ने इक्वेशन नंबर 1 दिया था। और इक्वेशन नंबर 2 में कौन सा आ गया, ये फोर्स वाला कौन सा आ गया बेटा, के जेड ई स्क्वायर बाय आर एन का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर एन। ये इक्वेशन कौन सी, सेकंड। ये कौन सा है, एफ ई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड, और ये कौन सा हो गया, एफ सी। दो इक्वेशन है, इनका अपन भर भर के यूज करेंगे। क्या करेंगे, भर भर के यूज करेंगे। अब ध्यान देना, ये हो गया। इसके बाद अपन क्या करते हैं, अब यहां से अपन पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉन की कुंडली निकालेंगे, भाई कितने दूर है, कितनी स्पीड से, कितनी एनर्जी है, सब के बारे में। तो अपन नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, कैलकुलेशन ऑफ आर एन, वी एन, टी एन, पी टी सी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। nth ऑर्बिट में हम निकालने वाले। यहां तक तो अपन को बिल्कुल भी परेशानी नहीं थी, ना होनी चाहिए। देखो जल्दी, मालूम जिंदगी में परेशान कौन रहता है, जो मेहनत नहीं करता वो कभी परेशान नहीं होता, जो मेहनत करता है वो नहीं होता है, जो ज़्यादा सोचता है वो परेशान रहता है लाइफ में। अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर आप थिंकिंग ज़्यादा करोगे ना तो परेशानियाँ ही बढ़ेंगी, क्योंकि थिंकिंग ज़्यादा करोगे तो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा बढ़ेंगी और वैसा मिलेगा नहीं चीज़ें। आप सोच रहे हो यार ये पेन, पेन के बारे में सोचो यार, पेन जादू से ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। पेन तो पेन है भाई, चलेगा, लिखेगा, और क्या कर लोगे उससे। अपन पेन को घूरे जा रहे हैं और पेन के बारे में एक अजीब टाइप की अपन थिंकिंग डेवलप करते जा रहे हैं। अब पेन वैसा करेगा नहीं, फिर क्या होगा, पेन वैसा नहीं करेगा तो होगा क्या, अरे यार हमने तो क्या क्या सोच के रखा था, ये तो निकम्मा निकला, कुछ ही नहीं कर रहा है। तो मेहनत करो, ज़्यादा थिंकिंग नहीं करो। अगर आप ज़्यादा सोचोगे ना तो डिप्रेशन में जाओगे, प्रॉब्लम ही क्रिएट होंगी लाइफ में।
हमेशा ध्यान रखना, अगर आप ज़्यादा टाइम दे किसी चीज़ को सोच रहे हो, आप सोच रहे हो कि यार मुझे तो एक आईआईटी क्लियर करनी है, पढ़ नहीं रहे हो, बस लगे आईआईटी दिल्ली में ये होता है, मुंबई में ये होता है, यार ये अच्छा नहीं है, वहाँ का हॉस्टल अच्छा नहीं है, वहाँ का खाना अच्छा नहीं है, कुछ नहीं, पढ़ाई हो नहीं रही है, बाकी सब चल रहा है, लास्ट में क्या होगा? लास्ट में फिर पता है क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला। एकदम आंख बंद करके मेहनत करो एकदम। चलो, अच्छा ये बताओ, अब देख रहे हैं यहाँ पे, अब अपन चीजें निकालने वाले हैं, आप खुद आंसर बताओगे सर ये ऐसे ऐसे निकालो। अब आप देखना, अब यहाँ पे हो क्या रहा है बेटा, ये अपने पास न्यूक्लियस है, ये क्या है बेटा? न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, मान लो ये सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है, जिसको हमने क्या बोल दिया बेटा? nth। ये इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये कौन सा ऑर्बिट बोल दिया? nth ऑर्बिट बोल दिया। अब ध्यान देना, अब मेरे पास मुझे ये निकालना है कि ये आर एन कितना है। आर एन मतलब रेडियस ऑफ nth ऑर्बिटल। सबसे पहले मैं क्या लेकर रहा हूं? रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। nth ऑर्बिट की रेडियस कितनी है? इक्वेशन मेरे पास दो हैं, ध्यान सुनना। एक इक्वेशन कौन सी है, आप खुद बताओ जल्दी, कौन सी है बेटा? पहली इक्वेशन कौन सी है? एन एच अपॉन 2 पाई। और एक कौन सी है? एम वी आर। क्या इस इक्वेशन से काम बन जाएगा? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इसमें एन भी है और भी है, फिर मुझे आर चाहिए। आर भी है और भी है। एक इक्वेशन ये है, और एक और इक्वेशन कौन सी है बेटा? पहली इक्वेशन ये है, दूसरी कौन सी है? के जेड ई स्क्वायर बाय आर। तो मैं एन कर देता हूँ, इसको भी एन कर देता हूँ, मतलब जो स्पीड है वो क्या है उसकी? भी एन, एन का स्क्वायर। और सेकंड कौन सी है बेटा, जल्दी बोलो? एम भी स्क्वायर बाय आर। यही है कि नहीं है? अब बताओ क्या करें? क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि यार इस भी की वैल्यू उठा के इसमें डाल दूं? देखो, ऐसा कर सकते हैं क्या? सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, एक काम करते हैं यहाँ पे बेटा, कि अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये जो अपना भी है, ये बताओ यहाँ से भी एन क्या निकलेगा? जल्दी बोलो, भी एन क्या निकलेगा यहाँ से? भी एन क्या निकलेगा? जल्दी देखो यहाँ पे, एन एच अपॉन 2 पाई इंटू एम इंटू आर एन। यही निकलेगा कि नहीं निकलेगा? क्या मैं यहाँ पे छाप दूँ वो वैल्यू? ये यहाँ से वैल्यू आई, मैं यहाँ डालने वाला हूँ। यहाँ पे अपन ने डाला के जेड, बात नहीं करो, आर एन का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एम अपॉन आर एन। भी की वैल्यू कितनी है जल्दी बोलो? एन एच अपॉन 2 पाई होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। आया कि नहीं आया? देखो, अब पकड़ पकड़ के निपटाओ, जो चीजें कट सकती हैं वो निपटा देते हैं। देखो यहाँ पे कौन कौन निपट सकता है? चलो पहले इसको अपन अच्छे से कर लेते हैं, अच्छे से लिख लेते हैं। क्या बन जाएगा? ये एम बन जाएगा, ये एन का स्क्वायर आ जाएगा, इंटू एच का स्क्वायर आ जाएगा, अपॉन आर एन आ जाएगा। ये बताओ, ये आर एन का स्क्वायर बनेगा तो आर एन का क्यूब बन जाएगा कि नहीं बनेगा? ये आर एन का क्यूब बनेगा, इंटू 4 पाई का स्क्वायर और मास का स्क्वायर। क्या ये अपन ने पूरा सॉल्व करके लिख लिया? देखो, अब यहां से आप मुझे सॉल्व करके बताओ कि क्या चीजें आ रही हैं, जल्दी सोचो, बताओ क्या क्या चीजें बनेंगी यहां से। कौन कौन निपट सकता है? देखो, अगर अपन निपटाएं तो सर बहुत सारी चीजें हैं निपटने के लिए तैयार। देखो कौन कौन तैयार है? आर एन का स्क्वायर एक निपट जाएगा, एक मास से एक मास निपट जाएगा, बचेगा कि नहीं बचा? और कुछ कट रहा है क्या? और कुछ नहीं कट रहा है यार। अब बताओ, इस आर एन को मैं यहां ले गया, आर एन, और इसको यहां उतारा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर। नीचे क्या क्या आया जल्दी बोलो? नीचे आया 4
पाई का स्क्वायर, के आया, ई स्क्वायर आया, एम आया और जेड आया। देखो ये आए कि नहीं आए, देखो इतनी सारी चीजें आ गई, देख लो, लिखो। और इसको अपन अगर अच्छे से लिखें, ये तो इसमें कौन कौन सी चीजें कांस्टेंट होती हैं। एच की वैल्यू फिक्स है, एच स्क्वायर फिक्स है, पाई भी अपने पास फोर तो फोर ही होता है, पाई भी पाई होता है, के की वैल्यू भी फिक्स होती है, ई की वैल्यू भी फिक्स होती है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फिक्स होता है। बस वेरी कौन कौन कर सकते हैं, एन। सेल नंबर 1 लोगे तो 1 डालना, 2 डालोगे 2, अगर एटम बेरी कर दिया तो जेड, ये आता है। जो बेरी कर रहे थे वो अलग कर लिए, जो कांस्टेंट थे वो एक साथ लिख लिए। ये अपने पास आर एन का डेरिवेशन आ गया, और आज के बाद अपन दोबारा डेरिवेशन कभी नहीं करेंगे। इतना गंदा कौन कौन करेगा बार बार। हाँ, क्वेश्चन की हाईली डिमांड है तब अपन जाएंगे, कुछ इंटरनल क्वेश्चन आएगा तब अपन डेरिवेशन जाएंगे। और डेरिवेशन कैसे जाओगे, आपको पता है, दो इक्वेशन, पहली और दूसरी। जितने भी हम इस चीज में डेराइव करेंगे, जितनी भी हम चीजें डेराइव करेंगे, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से ही डेराइव होंगी, इन दोनों से। जो भी अपन डेराइव करोगे, एक अपने पास फोर्स और एक एंगुलर मोमेंटम, इन दोनों की हेल्प से हमें जो कुछ भी निकालना है वो हम निकालेंगे, ये ध्यान रखना। पहली और दूसरी, पहली और दूसरी, इनकी हेल्प से अपन निकालेंगे जो कुछ। अपन ने इन दोनों की हेल्प से ये निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया। अब अपन को देखो, अगर क्वेश्चन ज्यादा इंटरनल है और अपन मुझे करना है, तो फिर क्या करेंगे, अपन ये पूरा डेरिवेशन थोड़ा याद रखेंगे, अपन बस इतना याद रखेंगे यार इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, आर एन निकलता है। और जब अपन लिखोगे ना वहां पे, तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि यार ये वी एन दिमाग खराब कर रहा है, इस वी एन को निपटाओ कहीं से। तो वी एन कैसे निपटेगा, आर एन को, वी एन को मैं आर एन के टर्म में पुट कर दिया, देखो वी एन को रेडियस के टर्म में पुट किया कि नहीं किया, यहाँ पुट कर दिया, आ गया। चलो देखो जल्दी यहाँ तक। जल्दी लिख लो यार। चलो लिख लिया बेटा। अब यहाँ देखो, अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन थोड़ी सी होशियारी दिखाएंगे। एच की वैल्यू अपन क्या पुट करेंगे, 6.63 इंटू 10⁻⁻34, ये पुट कर दिया। पाई को क्या पुट करोगे भाई, पाई कितना होता है, 22/7, ये पुट कर दिया। अच्छा तो के क्या होता है, ये होता है 1/4 पाई जिसकी वैल्यू होती कितनी, 9 × 10⁻⁹, ये होता है के ये होता है। और ई कितना होता है, चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। और कुछ बच रहा है, नहीं बच रहा। जब इतनी सारी वैल्यू को पुट करते हैं तब आर एन अपना निकलता है बेटा 0.529 इंटू 10⁻⁻10 मीटर एन स्क्वायर बाय जेड, ये निकलता है एन स्क्वायर बाय जेड। ये सब कांस्टेंट थे, वैल्यू पुट कर दी। इन सबको पुट करके यहाँ पाई का स्क्वायर किया, ई का भी स्क्वायर किया, जो कुछ बोला वो कर दिया अपन ने। जब ये वैल्यू ये निकलती है, घर पे निकाल के देखना यही आएगा। और इसी को मैं क्या लिख देता हूं, 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड, और 10⁻⁻10 मीटर को क्या लिख सकते हैं, एंगस्ट्रॉम। 0.529 एंगस्ट्रॉम ये लिखते हैं अपन। चलो जल्दी छाप लो।
समझ में आ गया? ये आ गया आर एन। और अगर हम जेड की वैल्यू 1 पुट कर दें और एन की वैल्यू 1 पुट कर दें तो आर कितना निकलेगा? आर कितना निकलेगा? 0.529 एंगस्ट्रॉम निकलेगा कि नहीं निकलेगा? इसी को अपन बोलते हैं बोर रेडियस। क्या बोलते हैं बेटा? बोर रेडियस किसको बोलते हैं? हाइड्रोजन के एटम के फर्स्ट सेल की जो रेडियस होती है वही बोर रेडियस कहलाती है। जेड किसका 1 होता है? हाइड्रोजन का। और एन कितना है? 1। रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, उसको क्या बोलते हैं? बोर रेडियस। बोर रेडियस क्या होती है? रेडियस ऑफ फर्स्ट सेल ऑफ एच एटम, ये बोर रेडियस कहलाती है। बोर रेडियस। चलो, तो रेडियस रेडियस कितना निकला जल्दी बोलो? 0.529। 0.529 याद रखना है बेटा। ये आर एन क्या होता है? 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड। एन स्क्वायर बाय जेड। एन स्क्वायर बाय जेड 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड, ये क्या होती है? रेडियस होती है। देखो अगर भूल गए ना तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी डिराइव करने में। एन स्क्वायर बाय जेड 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड आ गया। चलो, सेकंड वी एन, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। चलो, ये आपको निकालना है। ये आपको निकालना है। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। कैसे निकालोगे? हिंट दे दूं? एम बी आर से। एम बी आर। वी एन आपको निकालना है बेटा। एन एच अपॉन 2 पाई क्या होता है? एम भी आर। और आर एन तो अपन निकाल चुके हैं, ये लिखा है। कहाँ गया? अरे ये तो गया ऊपर। छाप दो आर एन, तो वी एन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? वी एन कितना आ गया? वी एन आ गया एन एच अपॉन 2 पाई इंटू एम इंटू वी एन। ये आया कि नहीं आया? वी एन नहीं, सॉरी, आर एन लिखना है। क्या लिखना है? आर एन। न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं निकालना है, पुट करो बस। आप तो पुट करके बताओ क्या एक्सप्रेशन बन रहा है मेरा। क्या एक्सप्रेशन बना? देखो ऐसे लिख रहा हूं मैं, देखना है यहाँ पे। एन एच अपॉन 2 पाई एम। ये तो आर एन कितना है? आर एन ये है कि नहीं है? तो ये 1 अपॉन में लिखना है। तो 1 अपॉन में अगर मैं लिखूंगा तो ये नीचे आएगा एन स्क्वायर और एच स्क्वायर। बाकी जो जो नीचे वाली वैल्यू थी वो कहाँ पहुंच जाएगी? ऊपर। 4 पाई स्क्वायर के ई स्क्वायर एम ई इंटू जेड। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो देखो, ये जो नीचे वाली वैल्यू थी वो कहाँ पहुंच जाएगी बेटा? ऊपर पहुंच जाएगी। देखो ये वाली, और जो नीचे वाली थी अपन डोमीटर में, तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर नीचे रह जाएगा। 4 पाई स्क्वायर के ई स्क्वायर एम ई इंटू जेड ऊपर पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? अब निपटाना चालू करो, कौन कौन निपट रहा है।
कौन कौन निपटा भाई? एक 4 2 से 4 निपट गया, ये 2 आ गया। एक पाई से एक पाई निपटा, निपटा कि नहीं निपटा? मास से मास गायब हो गया। और कुछ निपट रहा है? अरे हाँ निपट रहा है। एन एच से एन एच की पावर निपट गई। और कुछ बचा क्या? और कुछ नहीं बच रहा है। देखो देखो कुछ बच रहा है क्या? नहीं बच रहा है। अगर हम वी एन लिखें तो वी एन क्या आ गया बेटा? वी एन आ गया अपने पास, जल्दी बोलो। के ई स्क्वायर। क्या मास बचा? नहीं बचा। इस जेड को मैं अलग रख रहा हूं क्योंकि जेड वेरिएबल है, क्योंकि वो एटम पे डिपेंड करेगा। अपॉन, और कौन कौन बचा जल्दी बोलो। अच्छा एक 2 पाई भी, अरे यार ये तो धोखा हो गया। कौन कौन बच रहा है बेटा? एक बच रहा है अपना 2 पाई, और के बच रहा है, और ई स्क्वायर बच रहा है। यही है कि नहीं है? हाँ जेड अलग कर रहा हूं क्योंकि जेड को मैं ऐसे करके ब्रैकेट में लिखूंगा। कौन? यहां पे कौन कौन बच रहा है? सब निपट गए। एच अकेला बचा, और नीचे एन। ये आया कि नहीं आया? हाँ क्या क्या? बताओ इसके अलावा और कुछ है आपके पास तो बताओ सर, ये है मेरे पास, बताओ और कुछ है क्या? 2 एक्सप्रेशन निकाल चुके हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट अपन 2 एक्सप्रेशन अपन निकाल चुके हैं। अब क्या करेंगे? इन सब की वैल्यू डालेंगे। पाई की वैल्यू डालोगे, के की वैल्यू डालोगे, ई की वैल्यू डालोगे, एच की वैल्यू डालोगे। जब ये वैल्यू डालते हैं तो क्या निकलता है? ये निकलता है 2.18 जेड बाय एन इंटू 10⁶ मीटर पर सेकंड। ये निकलता है जेड बाय एन। जेड बाय एन। दो वैल्यू आ गई, 0.529, 2.18। लाइट की स्पीड कितनी होती है? 10⁸ तो 8 तो आएगा नहीं। लाइट की स्पीड से थोड़ा इलेक्ट्रॉन भागेगा। यहाँ 8 नहीं आता, 6 आता है। कभी गलती से 8 लिखने की कोशिश करो, सोच लो यार लाइट के बराबर थोड़ा ना होगा। लाइट कितनी होती है? 3.8। आइंस्टाइन ने यही तो बोला है कि कोई अगर लाइट की स्पीड से भागेगा तो फिर वो पार्टिकल थोड़ा ना रहेगा, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, लाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपको लाइट की स्पीड से फेंक देना, चिंगारी बन जाओगे तुम, मास खत्म। यही तो बोला है एम सी स्क्वायर, यही तो बोला है एनर्जी। पढ़ा होगा आप लोगों ने, नहीं सुना आइंस्टीन की ऐसी एम सी स्क्वायर लिखा होता है हर कहीं। अगर इस मास को मैं सी की स्पीड से मूव करा दूं तो इतनी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा वो। ये है। इलेक्ट्रॉन अगर सी की स्पीड से भागे तो वो इलेक्ट्रॉन थोड़ा रहेगा। निपट गया इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कितना भागता है? 2.18 इंटू 10⁶ जेड बाय एन। 2.18 जेड बाय एन इंटू 10⁶ मीटर पर सेकंड। दो अपन चीज निकाल चुके हैं, एक स्पीड और एक रेडियस। तो अपने पास जो बोन ने बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में तो इतनी रेडियस रहेगी, इतनी स्पीड से रिवॉल्व कर रहा होगा। चलो देखो जल्दी, लिख लिया? अब तीसरा डेरिवेशन मैं आपसे पूछने वाला हूं। तीसरा तो आ गए मेरे पास। अच्छा ये टीएन लिखने वाला हूं। टीएन मालूम क्या लिख रहा हूं मैं? टीएन में लिख रहा हूं टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 रिवॉल्यूशन। अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो एक रिवॉल्यूशन के लिए कितना टाइम लगेगा? रिवॉल्यूशन। और कहीं कहीं आपसे पूछेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होता है? 1/Tn। यही तो होता है, 1/Tn। ये आपसे पूछा जाएगा।
अब आप खुद ही बताना बेटा, सिंपल बताओ कि एक इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियस है, इसके अक्रॉस रिवॉल्व कर रहा है, तो कितना टाइम लेगा? कितना टाइम लेगा? काइनेमेटिक्स पढ़ चुके हो। अच्छा मुझे बताओ कि ये डिस्टेंस कितनी है बेटा? आर एन। तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा? अच्छा बताओ, ये बताओ स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम होता है कि नहीं होता है? क्या हम ये बता सकते हैं टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाय स्पीड। यही होगा कि नहीं होगा? जब ये एक चक्कर लगाएगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? पैरामीटर के बराबर कवर करेगा कि नहीं करेगा? और पैरामीटर कितना होता है? 2 पाई आर। पाई आर, पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर है। कितनी स्पीड से? वी एन से। तो ये टाइम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये क्या होगा? यही होगा बेटा टी एन। यही क्या होगा? टी एन। टी एन यही होगा अपना टी एन। यही क्या होगा? टी एन। आपसे पूछेगी फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कितनी फ्रीक्वेंसी से न्यूक्लियस के अक्रॉस रिवॉल्व कर रहा है? तो 1/t कर देना, 1/Tn। 1/Tn। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आपको निकाल के लानी है होमवर्क में, कितनी आती है। अब कैसे निकालोगे? 2 पाई आपको पता है, आर एन अपन निकाल चुके हैं 0.529, वी एन भी अपन निकाल चुके हैं। हाँ अब सेकंड क्वेश्चन, कितना एरिया कवर करेगा? एरिया भी पूछ सकते हैं। देखो अब तो एकदम, तो सर फॉर्मूले क्या है, आप बताओ क्या चाहिए वो दे देंगे। ए एन क्या है? एरिया स्वेप बाय इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कितना एरिया कवर कर रहा है जब रिवॉल्व करेगा? तो क्या करोगे, जल्दी बोलो क्या करोगे? पाई आर एन का स्क्वायर। आगे समझ समझ दो चीजें निकालनी, कुछ भी दे दो सब निकाल देंगे, बस अपन को पता हो पहली बार कि ऐसे निकलता है। ये निकाल ले जाएंगे, ए एन निकल आएगा। अब देखो ये फॉर्मूले यदा कदा यूज होते हैं, कौन कौन से? ये वाला और ये वाला। तो अपन दिमाग में वही चीजें रखेंगे जो ज्यादा यूज होनी है। कम यूज होनी है फिर तो वो क्या होगा, उनके आने के चांस भी कम है, अगर आ गए तो उस समय अपन कर लेंगे ये। तो अपन को ये वाला भी आपको बताना है कितनी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, दोनों चीजें आपको बतानी है। होमवर्क में हो जाएंगी ये दोनों। ये क्या हो जाएगा बेटा? होमवर्क। पुट करके लाना आंसर और बता देना। समझ में आया? अपन क्या क्या निकाल चुके हैं? अपन निकाल चुके हैं रेडियस, अपन निकाल चुके हैं स्पीड, अपन निकाल चुके हैं टाइम, कितना टाइम लेगा इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन टाइम लेगा जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, तो कितना एरिया कवर करेगा, ये भी अपन बता सकते हैं। बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? बता सकते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू अपन को करके लानी है। एरिया कवर बाय इलेक्ट्रॉन इन सिंगल रेवोल्यूशन में कितना एरिया कवर करेगा। चलो हो गया। हाँ हटा दें बेटा इसको, लिखो जल्दी, कैलकुलेट करके लाना, चेक करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलो तो अपन क्या क्या निकाल चुके हैं बेटा? अपन निकाल चुके हैं इलेक्ट्रॉन कितनी स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है, कितनी डिस्टेंस पे, कितना एरिया कवर करेगा, एक रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लगेगा। अच्छा एक काम करो, फॉर्मूले को घूरो और ये बताओ कि हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे रेडियस बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़नी चाहिए यार, ऑब्वियस है वो तो। यहाँ हो तो पास में, दूर जाओगे तो। अब देखो आप आर एन देख रहे हो, देखो अपन थोड़ा सा अपन देखें, आप देखो आप आर एन देख रहे हो, तो आर एन किसके प्रोपोर्शनल आ रही है? एन स्क्वायर की आ रही है कि नहीं आ रही? अब ये तो फर्स्ट सेल ज्यादा दूर होगी सेकंड होगा? सेकंड ऑब्वियस है। अगर न्यूक्लियस ये है तो पहला सेल यहाँ है तो दूसरा सेल उससे दूर ही मिलेगा, तो भाई आर एन किस पे डिपेंड करनी चाहिए थी? एन पे। देखो एन स्क्वायर पे ही आ रहा है। और अब आप खुद सोच के रखो, अगर ये न्यूक्लियस पावरफुल होगा तो क्या होगा? मान लो न्यूक्लियस पे प्रोटॉन बहुत ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को अपने पास ज्यादा खींचेगा। तो अगर प्रोटॉन ज्यादा होंगे तो इलेक्ट्रॉन को अपने पास ज्यादा खींच के रखेगा, तो सेल के साइज बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा। अब अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन किसको रिप्रेजेंट करते हैं? जेड को। अगर मैं जेड बढ़ाता जाऊंगा तो इलेक्ट्रॉन पास में आता जाएगा कि नहीं आएगा? तो साइज क्या होनी चाहिए? छोटी। तो अगर आपसे कोई पूछे बताओ आर एन और जेड में क्या डायरेक्टली होना चाहिए कि इनवर्सली? इनवर्सली। देखो इनवर्सली आ रहा है, देखो
आया कि नहीं आया? अब पावर वो अपन को ध्यान रखनी है, लेकिन अपन थोड़ा बहुत ध्यान रख सकते हैं। न्यूक्लिय जितने ज्यादा आप सेल नंबर की बात करोगे उतना न्यूक्लियस से दूर मिलेगा, तो एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन, एन या एन स्क्वायर जो भी है। और सेल अगर न्यूक्लियस पावरफुल होगा तो इलेक्ट्रॉन को अपने पास ज्यादा घसीटेगा, तो क्या होगा, सेल का साइज छोटा हो जाएगा। और सेल का साइज छोटा होगा, देखो जेड की इनवर्सली आ रहा है। आर एन क्या बनता है अपना, आर एन बनता है 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड। ये आएगा कि नहीं आएगा? और बहुत सारी जगह इसको ऐसा लिख देते हैं, ए नॉट एन स्क्वायर बाय जेड, इसको नॉट वैल्यू दे देते हैं, कुछ भी दे देते हैं, ए नॉट आर नॉट ऐसे करके, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। आप बताओ, आप एटम वगैरह चेंज करोगे तो क्या ये न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होने वाली है? नहीं होने वाली। चेंज क्या होगा, एन और जेड। आपने बोल दिया पहला सेल, आपने बोल दिया थर्ड सेल, आपने बोल दिया फोर्थ सेल। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है, आपको निकालना है फाइंड दी, अब ध्यान देना, देखना बहुत आसान, फाइंड दी रेशो ऑफ रेडियस ऑफ सेकेंड एंड थर्ड सेल ऑफ एच एटम। जल्दी करो, जल्दी करो। फाइंड दी रेशो ऑफ रेडियस ऑफ सेकेंड एंड थर्ड सेल ऑफ एच एटम। हाइड्रोजन एटम का फर्स्ट और सेकंड सेल है, उसकी रेडियस का रेशो निकालना है। तो क्या करोगे आप क्या करोगे, R2/R3 यही करोगे कि नहीं करोगे? अरे करोगे कि नहीं करोगे? और R3 क्या होता है, 0.529 एन स्क्वायर। एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 स्क्वायर। और जेड कितना हो जाएगा, 1। ये आ गया कि नहीं आ गया? 0.529, यहाँ पे 3 स्क्वायर/1, यही होगा कि नहीं होगा? ये तो निपट लेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है। क्या बन गया, 2 स्क्वायर/3 स्क्वायर, कितना हो गया, 4/9। खत्म हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। फाइंड दी रेशो ऑफ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ He प्लस एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ H एट। चलो ये करो जल्दी। क्योंकि जब भी आप रेशो निकालते हो कांस्टेंट वाली वैल्यू कटती है। जब भी आप रेशो निकालोगे तो कांस्टेंट वाली वैल्यू क्या होगी, कटेगी। घंटी बजाने गया था वो। क्यों, सही है ना? ये भी अच्छा काम है।
नहीं करना, बस स्विच, पढ़ाई ना लिखाई कुछ नहीं, बस वहां बैठ जाओ घंटी बजाते रहो। लास्ट क्वेश्चन अच्छा है, लास्ट क्वेश्चन अच्छा है, बना लेंगे, बना लेंगे। देखो ये वाला आ गया, क्या ये वाला आया बेटा? क्या ये वाला आया? मुझे क्या निकालना है बेटा? भी वन अपॉन भी थ्री, यही निकालना है। देखो जब भी देखो मुझे मालूम है कि यार भी क्या है, भी है 2.18 इंटू 10⁻⁶ z/n, यही है कि नहीं है? तो यार देखो जब भी मुझे रेशो निकालना है कुछ भी है, तो यार मैं बार बार ये न्यूमेरिकल वैल्यू लेके नहीं घूमूंगा मार्केट। नॉट लिख दो इसको, वो तो बस फिक्स है कि भाई कोई सा भी आइटम रही है वैल्यू तो हमेशा ये आनी है। तो अपन क्या लिख देते हैं, ऐसा लिख देते हैं ताकि अपन को काटने में आसानी हो जाए, ऐसा लिख के z/n ऐसा लिख दें, ऐसा लिखेंगे। और r को अपन क्या लिखेंगे, आर एन को आर नॉट, अंडरस्टूड है कि नॉट किसको रिप्रेजेंट करेगा, 0.529 को। तो क्या होगी, ये गंदगी नहीं मचेगी यहाँ पे, ऊपर नीचे गंदगी नीचे गंदगी, अपन ने क्या लिख दिया, नॉट लिख दिया। अभी बताओ यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, भी नॉट। भी नॉट ये हो गया। मुझे किसकी चाहिए, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम। हीलियम के लिए जेड कितना होता है, 2। अरे 2 होता है कि नहीं होता हीलियम का। और सेल नंबर कौन सा चाहिए, 1। ये आ गया पहले का। अरे पहले का आया कि नहीं आया, आया। दूसरे में क्या चाहिए मुझे, थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। ये भी नॉट का भी नॉट रहेगा कि नहीं रहेगा, हाँ सर रहेगा। और थर्ड ऑर्बिट कौन सा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जेड कितना होता है, 1। ये 1 हो गया बेटा। यहाँ पे जेड कितना आएगा, कौन सा, थर्ड, यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो इसको निपटाओ, कितना आ रहा है, भी नॉट से भी नॉट कट गया, कितना हो गया, 6:1। आ गया कि नहीं आ गया, तभी का यही आ रहा था। देखो कितना आसान है। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू दी है तो न्यूमेरिकल वैल्यू पूछ रहे हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व कर लो, अगर रेशो पूछ रहे हैं तो रेशो निकाल लो। ये क्वेश्चन अच्छा है यार, ये वाला। ये अरे कहाँ गया, ये वाला देख लो कैसे किया। सर इसका तो डेरिवेशन आपने कराया नहीं है, नहीं कराया इसलिए तो क्वेश्चन दिया है। देखो बस मुझे इतना पता है कि टाइम निकलता कैसे है। मैं आप बताओ टीएन कैसे निकालते हैं बेटा, मुझे तो टीएन कैसे निकालते हैं। टीएन कैसे निकालते हो सर, टीएन होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 2πr/n अपॉन वी एन। वी एन होता है कि नहीं होता है। अब ध्यान देना यहाँ पे, देखो अब सोचना है यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ मैं, 2π इंटू 0.529 इंटू 10⁻⁻10 लिख दिया, n² ये हो गया कि नहीं हो गया, अपॉन। अब ध्यान देना अपॉन में क्या लिखने वाला हूं, अपॉन में क्या लिखूंगा, 2.18 इंटू 10⁻6 इंटू z/n। अब मालूम क्या किया, ये तो यार एटम कोई सा ही ले लो, ये तो भाई कांस्टेंट ही मिलना है कि नहीं मिलना है, मिलना है। इसको क्या लिख दो, टी नॉट। क्या जा रहा है, टी नॉट लिख दो, कुछ ही वैल्यू आएगी। भाई मुझे तो रेशो निकालना है, वो तो कटना ही है। अब कितनी अच्छी वैल्यू रहे कितनी गंदी रहे, भाई 2 हो चाहे 3 हो, नीचे भी 2 ऊपर भी 2, चाहे आपका 1.99 कितना भी गंदा हो, नीचे 1.9 कट के तो बन ही बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो अपन उस पर टेंशन ही नहीं ले रहे। तो अभी बताओ ये अपना क्या हो गया, ये अपना बन गया बेटा, क्या बना जल्दी बोलो, टी नॉट इक्वल्स टू एन ऊपर जाएगा n³ अपॉन z² बन गया कि नहीं बना, बन गया। देखो बना कि नहीं बना, बन गया। अरे आया कि नहीं आया। लेकिन अच्छी बात यह है कि मुझे टी एन निकालना ही नहीं है, 1/TN निकाल। मुझे क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन किसका, सेकंड, अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन किसका, थर्ड। अरे बताओ फ्रीक्वेंसी और टी एन में क्या रिलेशन होता है, जल्दी बोलो। क्या मैं ऐसा बोलूंगा
1/T2, 1/T3, यही बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा? और ये क्या बन जाएगा जल्दी बोलो? T3/T2 होगा कि नहीं होगा? और T3 क्या होगा? ये जो एक गंदी सी न्यूमेरिकल वैल्यू नॉट में, और ये कितना बनेगा? 3 का चाहिए, 3 का क्यूब। और 3 किसका था? 3 किसका था? 3 था हीलियम का। देखो यहां पे क्या करोगे, 3/3 का क्यूब आएगा, और 2 का, अरे क्या लिख दिया यार, ये क्या बनेगा जल्दी बोलो? यहां पे क्या पुट करोगे बेटा? 3 का क्यूब और 2 का स्क्वायर। ये आ गया कि नहीं आ गया? अपॉन T0। मुझे किसका चाहिए? सेकंड। सेकंड कौन सा था? ये वाला था। देखो सेकंड में क्या हो जाएगा? 2 का क्यूब अपॉन 1 का स्क्वायर। यही आएगा कि नहीं आएगा? कौन कौन निपट रहा है? नॉट से नॉट तो आ गया। ये कितना हो गया जल्दी बोलो? ये हो गया बेटा 27 अपॉन 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 कितना होता है? 32 ना? 2 की पावर 5 कितना होता है? 64। 2 की पावर 5 कितना? 32। चलो सबको सही है, यहां गलत नहीं कर देना। 2 की पावर 5 64। समझ में आया? अपन ने क्या किया? देखो कुछ कुछ चीजें ही आपको लास्ट तक याद रहेंगी। अब बताओ आपको क्वांटम नंबर में क्या याद है? कुछ भी याद नहीं होगा। जो लॉजिक होंगे वही दिमाग में बैठे होंगे। तो अपन को थोड़ा लॉजिकल बनना है, क्योंकि जब तक तो चैप्टर चलता है तब तक तो अपन तो एकदम शानदार। आप जब क्वांटम नंबर पढ़ रहे थे आपको एक एक चीज रटी पड़ी थी। अब आपसे कोई कुछ पूछ ले तो आपसे वही क्वेश्चन आप अच्छे से कर पाओगे कंफर्टेबली, जो आपकी लॉजिक। बैटरी बंद हो गया? चलो बुकलेट दिखाओ, होमवर्क देखते हैं। चलो एक काम करो, पेपर कर लेना, इसमें अभी आज नहीं निकलेगा होमवर्क। पेपर 1 पेपर 2 के सॉल्यूशन